अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज एक इंतहाई अहम समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जो था उसे कलअदम करार दे दिया, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो कार्रवाई थी वो ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक दरखास्तों पर ये जुम्मे की इसकी का फैसला आया है। आज शाम 4 बजे मुनीर मलिक ने दलाइल दिए थे सारे मामले में जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से। 3 के मुकाबले में 7 जज साहिबान ने जो है वो टैक्स मामला FBI को भिजवाने का कहा, जबकि 3 का ख्याल था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि इनकम टैक्स कमिश्नर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी किया जाएगा। इनकम टैक्स कमिश्नर 60 रोज में टैक्स मामले से मुताल्लिक कार्रवाई अपनी मुकम्मल करें। लंदन की जायदादों के बारे में भी कहा गया है कि अब तक टैक्स हुक्काम की तमाम कार्रवाई जो है वो उसको कलअदम करार दी गई है। टैक्स हुक्काम की कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए। इसमें जो पैरा 9 है 10 है उसमें इस बात को रेफर किया गया, आर्टिकल 209 के तहत इस कार्रवाई को कहा गया है। तहरीरी फैसले में जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बैरून मुल्क होने की सूरत में बरवक्त जवाब दाखिल कराना फरीक की जिम्मेदारी होगी। कमिश्नर के पास कार्रवाई बैरून मुल्क होने की बुनियाद पर मौखिर या मुलतवी नहीं की जाएगी, जो आगे अब इंस्ट्रक्शंस हैं कोर्ट की तरफ से। जवाब जमा होने पर कमिश्नर फरीकैन को सफाई का मौका देकर ऑर्डर जारी करें। फरीकैन जाती तौर पर या मजाज नुमाइंदा या वकील के जरिए अपनी सफाई पेश करें। कमिश्नर कार्रवाई 60 दिनों में मुकम्मल करें और 75 दिनों में फैसला जारी किया जाए। मुकर्ररा मुद्दत में कोई तौसी नहीं की जाए, यह कहा गया है। फैसले में यह भी कहा गया कि कमिश्नर के ऑर्डर के जारी करने के 7 दिन के अंदर अभी जो ये कहा है, विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ द ऑर्डर बाय द कमिश्नर द चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू बी पर्सनली साइंड बाय हिम to the council through its secretary, registrar of the Supreme Court regarding the proceedings as aforesaid. ऑर्डर के अंदर जो है चेयरमैन FBI की तरफ से सेक्रेटरी को रिपोर्ट मौसूल ना होने पर वो चेयरमैन काउंसिल को आगाह करें। चेयरमैन काउंसिल की हिदायत पर सेक्रेटरी चेयरमैन FBI से रिपोर्ट जमा ना कराने पर वजाहत तलब करे। एक तो ज़ाहिर तफसील जो ऑर्डर आया उसकी आपके सामने रखी है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो है वो अब से कुछ देर पहले शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसी की जीत या फतह या शिकस्त का मसला नहीं है, ये कानूनी मामला था। 3 तरीकों से जो है वो ये रेफरेंस जा सकता है। कोई इदारा या कोई इंडिविजुअल दे सकता है, हुकूमत दे सकती है, खुद जो है वो सोमोटो के जरिए ये हो सकता है। तो उसकी तफसील वो बयान कर रहे थे। अगर हमारे पास वो शॉर्ट पड़ा हो तो वो भी थोड़ी देर में चला दीजिएगा। तो बहरहाल हुकूमत और फिर ये भी बात सामने आई है कि अब से कुछ देर पहले जराये से ये भी बात सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर ने भी रोक दिया अपने लोगों को इस सारे मामले पर बात करने से। और शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम अदलिया जो है वो एक मजबूत अदलिया देखना चाहते हैं। मजबूत अदलिया जो है वो जामिन है इंसाफ की। इन तमाम मामलात पर भी जो है उन्होंने बात की। तो इस सारे प्रोसेस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। सलमान राजा साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब जो है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इरफान कादर साहब मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सलमान अकरम राजा साहब आपसे। ये मुझे बताइएगा, रेफरेंस तो स्क्वॉश्ड हो गया, ये उजलत में हुआ, होमवर्क मुकम्मल नहीं था, क्या किस तरीके से देखते हैं? हाउ डू यू सी इट? फैसले की तफसीलात सामने आएंगी तो वाज़ेह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पे रेफरेंस को कलअदम करार दिया है। लेकिन जो चीज़ बाकी नज़र में सामने आती है वो यही है कि ये एक इनकम टैक्स का मामला था। अगर कोई आम शहरी भी हो, उसके हवाले से अगर ये पता चले कि उसने अपने गोशवारों में किसी असासे का इजहार नहीं किया तो उसको एक कानून के तहत नोटिस दिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पे ऐसा अमल जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ और सीधा मामले को जज साहब से मंसूब करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया गया। तो ये यकीनन यहाँ पे हुआ कि जो कानून के तकाजे थे और जो कानून के तहत एक मुरव्वजा जो एक सिस्टम था इनकम टैक्स के कानून का, उसको बालाए ताक रखा गया।
और बज़ाहिर ये लगा, और यहाँ मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से इस्तदा भी की थी और दीगर वकला ने भी, बशमूल जस्टिस ईसा के वकला ने, कि ये मामला बदनीयती की बुनियाद पे लगता है इस सूरत से कायम किया गया। फिर जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसका कानूनी जवाज क्या है? देखिए, एक अहम आईनी और कानूनी मामला है कि क्या काबीना महज एक अपनी रेजोल्यूशन से, अपने फैसले से इदारे कायम कर सकती है जिनके पीछे किसी कानून की ताकत ना हो, और उन इदारों को इख्तियारात दे सकती है जो दीगर इदारों के इख्तियारात को एक तरह से सलब करती हैं, जो इदारे कानून के तहत कायम शुदा हैं? ये तमाम सवालात हैं जिनका शायद फैसला हमें तफसीली ऑर्डर में मिलेगा, जिनकी बुनियाद पे उन्होंने रेफरेंस को कलअदम करार दिया है। ओके सर, अब ये जो पैरा 9 है जिसमें ये तफसील आपने देखी होगी, इसकी आर्टिकल 209 का भी रेफरेंस दिया गया है, और विद इन 7 days ऑफ द इशुएंस ऑफ द ऑर्डर बाय द कमिश्नर, द चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू बी पर्सनली साइंड बाय हिम टू द काउंसिल थ्रू इट्स सेक्रेटरी। ये पूरी इसकी डिटेल्स हमारे सामने। तो ये तो अब आगे जो भेज दिया गया है, क्या ये तस्वुर किया जाए क्वाश्ड होने के बाद जो जज साहब हैं ऑनरेबल, उनका तो मामला एक तरफ है, लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स होंगी आगे और कोई चीज स्टैब्लिश होती है तो ये दोबारा जो है रिलेट हो सकता है मसला? जी ऐसा ही है। देखिए, उन्होंने एक मुकम्मल आए अमल 7 जज साहिबान ने दे दिया है कि अब कमिश्नर को क्या करना है, चेयरमैन एफपीआर को क्या करना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्या करना है। उन्होंने एक तरह से दोनों को पाबंद कर दिया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वसूल करेगी रिपोर्ट चेयरमैन एफपीआर से। चेयरमैन एफपीआर की रिपोर्ट जो है वो मबनी होगी कमिश्नर के ऑर्डर पे, जो कमिश्नर इनकम टैक्स के कानून के तहत एक ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर की बुनियाद पे एक रिपोर्ट आएगी और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये देखेगी कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद किसी कार्रवाई की सुओ मोटो, यानी कि अपने अज खुद इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किसी कार्रवाई की जरूरत है या नहीं। साथ ही ये भी कह दिया गया कि अगर कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल होती है, कोई भी फरीक अपील फाइल करता है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात का फैसला करेगी कि क्या उसको अपील के फैसले का इंतजार करना है या अपील की मौजूदगी में अपनी कार्रवाई को जारी रखना है। लिहाजा दरवाजे बंद नहीं हुए। बज़ाहिर ये नजर आता है कि 7 जज साहिबान ये चाहते हैं कि एफपीआर की कार्रवाई के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हतमी एक फैसला करे जज साहब के हवाले से कि उनके हवाले से कोई कार्रवाई होनी है या नहीं होनी। सो एफपीआर की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है एक तरह से निगरान इदारे की तरह मौजूद रहेगी। उसकी जो एक निगहदाश्त है एफपीआर के ऊपर, वो इस फैसले ने कायम कर दी है। ठीक, तो अगर हम माजी के जो ये दूसरा रेफरेंस हो गया, सदारती रेफरेंस जो आया किसी जज साहब के खिलाफ, तो दोनों का हम अगर कंपैरिजन करें तो क्या कोई ममासलत आपको दिखती है ये कि दोनों ही जो है वो उड़ गए, या इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता? नहीं, एक हद तक हो सकता है। और ये जो मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये बहुत बड़ी हद तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में जो फैसला हुआ था उस पर मबनी था। देखिए, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने यह कहा कि 7 मरहले हैं किसी भी रेफरेंस के हवाले से। उन 7 में से 4 मरहले ऐसे हैं जिनको आर्टिकल 209 की जो एक तरह से प्रोटेक्शन है या जो एक हिफाजत है वो हासिल नहीं है। आर्टिकल 209 ये कहता है आइन का कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो मामलात हैं उनके हवाले से कोई कोर्ट जो है मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के फैसले में ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पहुंचने से पहले के जो इक़दामात हैं, जिसमें शामिल है रेफरेंस का बनाए जाना, वज़ीर आज़म का सिफारिश करना कि ये रेफरेंस भेजी जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सदर मुमलिकत का उसको देखना परखना, ये तमाम मामलात जो हैं इनके हवाले से जुडिशल रिव्यू हो सकता है। इन मामलात के हवाले से अदालत जो है देख सकती है कि क्या ये सही तरीके से हुए, इनमें कोई बदनीयती शामिल तो नहीं थी। अब बज़ाहिर यही लगता है कि उस हद तक मुमासलत है कि इन मामलात में ये जो 4 मरहले थे इनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 10 के 10 जज साहिबान ने यह समझा है कि कानून की पासदारी नहीं की गई, यहाँ कोई बदनीयती या इलीगैलिटी कह लें वो शामिल थी। अब क्या था ये तफसीली फैसले में पता चलेगा। ये मुमासलत जरूर है, लेकिन जहां मुमासलत नहीं है
वो ये है कि चूंकि ये मामला एक और कानून के तहत देखा जा सकता है, इनकम टैक्स के कानून के तहत जो इल्जाम लगाया गया या जो एक बुनियादी नुक्ता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को नहीं रोका, उस कानून के तहत अमल को नहीं रोका और मामले को हतमी तौर पर खत्म नहीं किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी एक तरह से पाबंद कर दिया कि वो वसूल करे एफपीआर से रिपोर्ट और फिर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कदम उठाए। ठीक, साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कार। साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद जो सिचुएशन इस वक्त बनी है उस पर सलमान अकरम राजा साहब भी ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इस प्रोसेस के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो अभी सारे केस की मॉनिटरिंग कर रही है। कुछ लोग ज़ाहिर कॉस्ट होने की वजह से उसको ये तस्वुर कर रहे हैं कि ये सारा का सारा मामला ही ख़त्म हो गया है, जो इसकी बुनियाद थी वो गिर गई है, अब अगला काम है जो एफबीआर ने करना है, जो एक प्रोसेस के तहत होना है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो है वो भेज दिया गया है, लेकिन इसका नेक्स्ट फेज आगे आएगा और आप भी उन लोगों में शामिल हैं। तो अब अगला मरहला जो है वो आप क्या देखते हैं, जो टाइम बाउंड किया गया है सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो ये अब उस तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी भी यही राय है कि पैराग्राफ 9 बड़ा वाज़ेह है और जो मेलाफाइडी का आंसर था वो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और मान लिया कि ये बदनीयती पर मबनी था। एग्जेक्टिव को इसमें से निकाल दिया और अब सारे मामले की सुपरविजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और सुप्रीम कोर्ट का ये मेजॉरिटी का जजमेंट है, क्योंकि 3 जज साहिबान तो ये समझते थे कि ये मामला कुछ है ही नहीं और इसको एफबीआर को भी रेफर करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ने तो ये समझा है वो यही है कि ये मामला इसमें इतनी वर्थ है कि जो बेस है, बुनियाद है कि एक चीज़ रिकवर हुई है और वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जवाब देना है। और उस पे कल जब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की अहलिया वीडियो लिंक पे आई थी तो उनकी बहुत एक हद तक बात सुनी गई और उस हद से जब आगे उन्होंने जाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच का था सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे आगे आप ना जाएं क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, आप जो कुछ है ये सारा अप्रोप्रिएट फोरम पे जाके सबमिट करें। तो इट मींस के मेजॉरिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज का जजमेंट है वो बेस जो है, बुनियाद वो मौजूद है कि प्रॉपर्टीज हैं। और फिर तो ये कि अभी तक इस मामले से जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को अलग नहीं किया, ठीक, और अगर ये कोई उनका या उनकी मिसेस का या उनके बच्चों का इंडिविजुअल केस उन्होंने नहीं गर्दाना, बल्कि ये मौक़िफ़ भी मान लिया गया कि इसका लिंक जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से हो सकता है। इसीलिए जो स्टेट दिस पॉइंट साबिर साहब, वो स्टेट दिस पॉइंट इरफान कादर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनका भी पॉइंट ले लेते हैं इस पर, उसके बाद जो है डिस्कशन थोड़ी और फिर आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, एक तो आज के डिसीजन के ऊपर आपका जो रिस्पांस है वो, और साथ ही ये हम पैरा 9 पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है कि एक तरफ तो जाहिर है ये दिख रहा है कि कॉस्ट हो गया है रेफरेंस, लेकिन साथ ही ये पैरा जो है क्या ये बता रहा है कि रेलेवेंट फोरम पे भेज दिया गया है, मसला वहीं का वहीं है, तरीकाकार चेंज किया गया है? इसके मुख्तलिफ पैराग्राफ्स जो हैं वो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट और पिटिशनर के लिए। मसलन पैराग्राफ 1 जो है वो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है फायद ईसा साहब के लिए कि उन्होंने सदारती रेफरेंस जो है उसको कॉश कर दिया है, और जो नोटिस उनको इशू हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वो उन्होंने कह दिया कि दैट हैज अबेटेड। पैराग्राफ 2 जो है वो सारी चीज को ओपन रख रहा है और उसमें उनकी प्रॉपर्टीज की स्क्रूटनी और सोर्स ऑफ फंड की स्क्रूटनी जो है वो उसी तरह से होगी जिस तरह की अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी ये एफपीआर को रेफर करती और उन्हीं से ये इंक्वायरी करवाती। अब भी इंक्वायरी एफपीआर करेगा। और पैराग्राफ 9 जिसका जिक्र अभी आपने किया है वो बिल्कुल इन अ वे विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मामला भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जू का तू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पहुंच जाएगा।
सिर्फ साइकोलॉजिकली नाम वहां पे सदर का नहीं होगा, बल्कि नाम होगा कि जी इंफॉर्मेशन सरकार ने रख दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मर्जी है कि वो फायद ईसा साहब जो जज साहब हैं उनके खिलाफ वो प्रोसीड करें या ना करें। तो मटीरियली कोई डिफरेंस नहीं है उन प्रोसीडिंग्स में जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने थी। और अब ये जो बहुत सारे जबरदस्त प्रिंसिपल्स जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस में से 7 जजेस की मेजॉरिटी डिसीजन जो है उसमें ये ले करेंगे, इसमें और मेरा ख्याल है उन्होंने इसको क्लैरिफाई करेंगे सारी चीज को। और इन अ वे वो इशारा ये दे रहे हैं कि अगर ये इंक्वायरी पहले हो गई होती एफपीआर की तो ये सारी चीजें जो है नसर के सामने आ जाती। अब वो ये यानी टेक्निकली कहा जा रहा है कि एज इफ वो जो रेफरेंस है वो प्री मेच्योर था, क्योंकि ये वाली चीजें उसमें आई नहीं थी, ये सप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये सारा पार्ट ऑफ एविडेंस। अब वो सारा नितर के सप्लीमेंट होके सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आ जाएगा। तो मटीरियल यही कहूंगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। ये इस फैसले के फैसला ना भी आता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यही तरीका कार करना पड़ना। लेकिन इरफान साहब, जो प्रोसीडिंग्स के जरिए चीजें सामने आई हैं और जो रेफरेंस जो है बनाया गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोसीडिंग्स ना होती तो फिर रेफरेंस को आप कमजोर देखते हैं या नहीं, रेफरेंस ठीक ही था? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो रेफरेंस एक इनिशिएट हुआ था, अब वो सदर ने जो इनिशिएट किया था, टेक्निकली सदर तो उससे बरियो जिम्मा हो गए हैं, लेकिन वो जो इनिशिएशन थी उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म नहीं हुआ। और वो जो उन्होंने चीज को ट्रिगर ऑफ किया था, वो ट्रिगर से जो एक गोली जो निकल गई है वो अपने मंजिल की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके, ठीक। साथ ही रहिएगा सलमान साहब, ये जो बात कर रहे हैं इरफान कादर साहब कि आपने भी शुरू में यही बात की कि वो मैटर, वो इशू अब चला गया रेलेवेंट फोरम पर और देखना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, टाइम बाउंड भी हो गया है, प्रोसीजर जो है सिर्फ चेंज हुआ है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है, जिस तरह रेफरेंस की मैंने जो इरफान साहब से भी बात कर रहा हूं, जिस तरह बनाया गया था, क्या इससे मजबूत बनाने के लिए तरीका एफबीआर अडॉप्ट करना चाहिए था या फिर उस प्रोसेस से निकल के फिर इस तरफ आना चाहिए था? कहां पर मिसिंग लिंक है? जी ऐसा ही है। देखिए, कोई भी मामला जिसका ताल्लुक इनकम टैक्स से है उसको बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी हुकूमत की। अब जब मामला वापस जाएगा कमिश्नर इनकम टैक्स के पास और उन्होंने फैसला इनकम टैक्स के कानून के तहत करना है, तो उनके सामने पूरा कानून होगा जिसमें बहुत से तकनीकी मामलात भी हैं, किस हद तक वो मामले की छानबीन कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशन का इशू भी आता है। इन तमाम मामलात को देखकर एक ऑर्डर उनको पास करना होगा कानून के मुताबिक। कानून से मावरा कमिश्नर इनकम टैक्स कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकेंगे। तो अब ये देखना है कि वो ऑर्डर क्या बनता है, उस ऑर्डर में कहां तक जाते हैं कमिश्नर साहब, और उसके खिलाफ अगर कोई अपील होती है तो उस अपील के साथ क्या होता है, और उस तमाम असना में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या इंतजार करेगी इस मामले के हतमी फैसले का, जो कि फिर अपीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, और उसके बाद कोई आगे कदम उठाएगी अपील की मौजूदगी में अपनी कार्रवाई जो है उसको सुओ मोटो इख्तियार के तहत शुरू कर देगी। ये एक बड़ा एक फैसला होगा जो आइंदा दिनों में आएगा, 100 दिन बाद आए या जब भी रिपोर्ट चेयरमैन एफपीआर अपनी भेज देते हैं, तो उसके बाद ये एक बात सामने आएगी और उस वक्त हमें पता चलेगा कि कमिश्नर इनकम टैक्स का फैसला है क्या। ओके, इरफान साहब, इस सारे प्रोसेस के नतीजे में हमने माजी में देखा है कि अनफॉर्चुनेटली एक कन्फ्रंटेशन का एनवायरनमेंट बन जाता है अगर एग्जेक्टिव और जुडिशरी के बीच में कोई मामला हो। लेकिन जो हम अभी तक देख रहे हैं, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये कोई जीत हार का मसला नहीं है। शहजाद अकबर साहब खुद भी आ गए, उन्होंने कहा जी कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और फिर सुना प्राइम मिनिस्टर ने रोक भी दिया है कि कोई बयान इस तरह का ना दिया जाए, और अब जो अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करना होगा, जाहिर है डिटेल वर्डिक्ट आएगा, फिर उसके बाद और बात हो सकेगी इस पर। लेकिन क्या अपेरेंटली ये लग रहा है कि वाकई गवर्नमेंट जो है वो ये रियलाइज कर गई है कि हाँ अब मजीद हमें जो है वो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी, इसके अकॉर्डिंगली चलना है, बस जो चीज सामने आ गई है? जी, जब सदर पाकिस्तान ने ये मामला भिजवा दिया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो हुकूमत उसके बाद से फंक्टस ऑफिशियो हो गई थी इस मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने एक फैसला किया है
उस फैसले के तहत भी अब हुकूमत का सच कोई रोल नहीं रहा मासवाए FPR के। और वो जो सलमान राजा साहब कह रहे हैं बात, मैं बाय एंड लार्ज उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं कि इसमें अपील वगैरह वो सब मामला भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि पैराग्राफ नंबर 8 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सॉरी FPR को ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने FPR को कहा है कि ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं ये 60 दिन के अंदर अंदर FPR कंक्लूड करेगा और उसके बाद ये रिपोर्ट इसकी अरसाल कर दी जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो अगर अपीलें चल भी रही हुई तो रिपोर्ट फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चली जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस रिपोर्ट पर इंडिपेंडेंटली प्रोसीड कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो अपीलों का इंतजार करे। तो ये इसमें चीज है कि ये टाइम बाउंड रखा है उन्होंने। ये नहीं है कि एक ओपन एंडेड ऑर्डर कर दिया है जिससे कि 100 साल जो है वो प्रोसीडिंग्स टेक्स्ट साइट पे चलती जाएंगी और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इंतजार करती रहेगी, क्योंकि जो मिसकॉन्डक्ट होता है वो उसके मुताबिक वो एथिकल स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं कि एक जज ने खा क्राइम किया या नहीं किया, लेकिन एक जज जो है क्या वो ब्लेमलेस है, क्या वो इतना प्रॉपर है कि जितना एक जज को होना चाहिए, क्या वो एथिकल स्टैंडर्ड्स मीट करता है जो कि एक जज को मीट करने चाहिए। तो ये सारी चीजें उस रिपोर्ट की रोशनी में जो FPR उनको देगा, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको इंडिपेंडेंटली देखेगी। ठीक, एतजाज हसन साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, मामला इस वक्त डिस्कशन हम ये कर रहे हैं कि ज़ाहिर रेफरेंस तो कॉस्ट हो गया, आगे की प्रोसीडिंग्स भी हो गई। जो बेसिकली हुकूमत के जहन में जो चीज थी, जो वो चाहते थे, वो मामला वहां तक तो किसी हद तक अचीव कर गए हैं कि इसकी तहकीकात और ये सारा प्रोसेस, रेफरेंस जज साहब की हद तक हट गया, लेकिन मसला वही है कि तहकीकात होनी है और रेलेवेंट फोरम पे होनी है। योर टेक ऑन। आदिल, मुझे नहीं समझ आती कि इस फैसले की मुझे समझ नहीं आई है हकीकतन, क्योंकि फैसला एक ऐसी रेफरेंस को कलअदम और खत्म करार देता है जो कि मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट के इन वाकयात पर ये इख्तियार था कि उसको खत्म कर सके। जो वाकयात सामने आए, कोई आ जाए और आइंदा तफसीली फैसले तक तो उसकी और बात है। जो बजाय सामने आए हैं वो तो ये है कि कादी फैज ईसा साहब ने कहा है कि मेरे खिलाफ बदनीयती पे हो रहा है मामला, क्योंकि मैंने ये फैसला दिया है, इस वजह से ये हुआ है। अब उस फैसला देने के या बदनीयती अगर है किसी की तो वजीर आजम की और सदर की हो सकती है। अब अगर किसी की बदनीयती अगर आप साबित करना चाहते हैं उसके खिलाफ तो उसको नोटिस देना लाजमी है। ये तो नहीं कि उसको नोटिस दिए बगैर, उसको पार्टी बनाए बगैर आप फैसला कर सकते हैं कि ये मैला फाइली है और उसने बदनीयती से, क्योंकि उसने काजी फैज ने कोई फैसला किया था। लेकिन एतजाज साहब, आप क्या ये कह रहे हैं, मैं जरा समझना चाह रहा हूं कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये मैला फाइडी है, जिन लोगों की वजह से ज़ाहिर सदर पाकिस्तान ने भेजा था, तो क्या उनको भी इस मसले में जो है वो सुना जाता है या वो किया जाता? अगर पर्सनल मैलिस अलैज की जा रही है तो फिर तो लाजिम है, फिर ये तो नहीं फैसला उनके बगैर तो नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक दूसरी हो सकती है कि मैलिस इन लॉ हो। मैलिस इन लॉ किसे मुराद एक मुख्तलिफ मैलिस है। वो मैलिस ये है कि मिसाल के तौर पे डिप्टी कमिश्नर अपने आप को गलत लेकिन बदनीयती से समझता हो कि वो कमिश्नर के फैसले के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, तो वो बतौर कमिश्नर ऑर्डर कर दे, दस्तखत कर दे, वो डिप्टी कमिश्नर। तो ये मैलिस इन लॉ होगी उसकी लीगली और इनकॉम्पिटेंट फैसला होगा और वो फैसला मौसर नहीं होगा, पर उसकी बदनीयती नहीं होगी। पहले में बदनीयती होगी। अगर बदनीयती का आप का इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको मौका देना लाजिम है, जो कि नहीं दिया गया। अगर आप लेकिन जी मैं बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है, जरा क्विकली अगर सलमान साहब ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है। जी, एतजाज साहब ने जो पॉइंट उठाया उन्होंने कहा कि अगर जी जहां तक बदनीयती का ताल्लुक है, इसमें हर एक को फरीक बनाया गया। फरोग वसीम साहब को, वज़ात खुद शहजाद अकबर साहब को, हुकूमत को, सदर मुमलिकत को, सब फरीक थे। लिहाजा उनके पास मौका था बदनीयती की बात का जवाब देने का।
लेकिन बदनीयती से हटके यहाँ दो मामला थे। एक मामला ये था कि ये एक अनरीजनेबल बात थी, जब इनकम टैक्स का कानून मौजूद है, किसी आम शहरी के हवाले से अगर ये इत्ला आए कि उसका कोई असासा है तो उसको उस इनकम टैक्स के कानून के तहत पहले देखा जाता है और उसकी बीवी को खासतौर पे फौरन दौड़ के खाविंद के खिलाफ मुकदमे कायम नहीं किए जाते। यहाँ पे ये मैलिस इन लॉ भी था। मैलिस इन फैक्ट के अलावा, जैसे एतजाज साहब ने कहा, ये मैलिस इन लॉ था कि आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस्तेमाल किया जैसे कि वो एक टैक्सेशन अफसर हो और वो इस मामले की छानबीन करे, या जैसे वो स्टेट बैंक का कोई मुलाजिम हो जिसने मनी लॉन्ड्रिंग या उन चीजों की छानबीन करनी होती है। गालिबन तमाम सलमान साहब, मेरे ख्याल है एतजाज साहब जी मुझे ब्रेक लेनी है, मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि सलमान साहब, मेरे ख्याल है एतजाज साहब कह रहे हैं ड्यूरिंग जो चीज सामने आई है उसमें अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो भी सामने आनी चाहिए थी, लेकिन जिन बेसिस के ऊपर जाहिर है अब ये कॉस्ट हो चुका है, गवर्नमेंट तो अभी भी इस पे बात फरीक थे। 9-11 महीने ये मामला चला, ऐसा नहीं है कि कोई बात की गई जिसका जवाब देने का मौका नहीं था दूसरी आदिल, मेरी बात मुकम्मल नहीं। जी एतजाज साहब प्लीज कर ले, मैं फिर ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो। ब्रेक बड़ी इंपॉर्टेंट। जी मेरी बात जरा थोड़ी सी जी ब्रेक ले ले। अच्छा, ये जरा ज्यादती है, मेरी बात मुकम्मल। अच्छा, मैं फिर या तो ब्रेक ले लूं उसके बाद आपसे शुरू कर लूं, या आप अभी करना चाहते हैं? आप यूं कर ले। चले, मैं ब्रेक के बाद से आपसे शुरू कर लेता हूं। थैंक यू। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एतजाज अहसन साहब जो है वो अपना नुक्ता मुकम्मल करना चाह रहे थे। एतजाज साहब लाइन पर मौजूद है हमारे साथ? डिस्कनेक्ट हो गया शायद। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में नासिर हुसैन शाह साहब वजीर बल्दियात सिंध हुकूमत सिंध, जरताज गुल साहिबा वफाकी वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली। जरताज साहिबा, नासिर साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट में, एतजाज साहब ने जरा रीज्वाइन कर लिया, अब अपना पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आपके पास डिस्कशन को लेके आता हूँ। एतजाज साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। आप अपना पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे कुछ ब्रेक से पहले? जी, पॉइंट मेरा जरा थोड़ा सा आपको तफसील से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा साहब ने चूंकि बीच में मदाखलत फरमा दी, तो इसलिए जरा वरना शायद मुख्तसर रहता। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैलिस इन लॉ जो है और मैलिस इन फैक्ट का तो मैंने आपको मसला बताया, मामला बताया। मैलिस इन लॉ जो है वो अगर ये बात हो कि एक साहब मिसाल अगर लीजिए तो वो इसी में से मिसाल ले लेते हैं। अगर तो मामला हो नोटिस देने का उन साहब को जिसके खिलाफ ये एलिगेशन है कि उसने मैलिस इन लॉ या मैलिस इन फैक्ट की है, अगर ये लाजिम हो तो मैलिस इन फैक्ट के बारे में ये सिर्फ काफी नहीं है कि उसको पार्टी बनाया हुआ है। ये एक सेपरेट प्रोसीडिंग होती है जिसके लिए बाकायदा नोटिस जारी होना चाहिए। नोटिस जारी हो, सिर्फ ये नहीं कि मैं फरीक हूँ और मैं पेश नहीं हुआ हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। अदालत अपनी जिम्मेदारी से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकती, और अगर वो उसने एक्शन लेना है और इस पे अपने फैसले को मेरी बदनीयती पर, मुबैना बदनीयती पर अगर उसने अपने फैसले को का इनसार करना है तो मुझे नोटिस देना लाजिम है। सिर्फ फरीक होने की बात नहीं है, नोटिस देना लाजिम है। पूरा नोटिस हो, उसमें पर्टिकुलर्स ऑफ मैलिस हो। मैलिस हैज टू बी प्लीडेड एंड प्रूव्ड विद पर्टिकुलरिटी। ये 1973 के सईद अहमद खान केस में लिखा है, और बहुत सारे केसेस मुझसे बहुत ज्यादा राजा साहब जानते होंगे और यकीनन जानते हैं। मेरे से इनका लिहाज से बहुत ज्यादा है और मुतालिया भी ज्यादा है, पर ये सिर्फ कहना जरूरी नहीं। पर दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं पॉइंट बनाना चाह रहा था, ये तो बीच में आ गया। पॉइंट ये है जो मुझे हैरत होती हुई है जरा फैसले से, वो ये है कि एक तो ये कि एफबीआर पे को ये इस किस्म की हिदायत किस तरह दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। ये काजी फायद ईसा से ज्यादती है। ये कि उनको लटकाए रखो,
उनको उनकी बेगम को वो पेश होती रहे। ये तो अदालत की तरफ से हुक्मनामे की जरूरत नहीं है, ये तो एफबीआर को खुद करना चाहिए, खुद करना चाहिए नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन एतजाज साहब, जो हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग के अंदर जब उनकी मोहतरम अहलिया साहिबा को सुना गया है, तो उसके बाद क्या अदालत इसको इस तरह स्टैंड स्टिल पे रख के खत्म कर सकती थी कि आप ठीक है ये रेफरेंस तो नहीं बनता, लेकिन साथ में एफबीआर को भी ना भेजा जाता और फिर उसके बाद ये केस खत्म हो जाता? फिर तो वो जो 7-3 वाली बात है वो तो फिर पूरी कंप्लीट हो जाती कि सबका ये ख्याल होना चाहिए था कि ये ना भेजा जाए। नहीं, ये नहीं कर सकते थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो पेश हुई हैं और गवाह के तौर पे पेश हुई हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट उनको मुल्ज़िम बना के और बरी तो नहीं कर सकती थी, मुल्ज़िम भी नहीं बना सकती थी, बना ही नहीं सकती थी। उन्होंने वो गवाह के तौर पे पेश हुई हैं, उन्होंने अपना मनी ट्रेल दे दिया है। उस मनी ट्रेल पे फैसला कौन कर सकता है ये भी मैं अर्ज कर दूं, ये भी फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही कर सकती है अंडर आर्टिकल 209 एंड 211। ये फैसला वही कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को भेज देना चाहिए था कि इस रेफरेंस के दरमियान हम नहीं आ सकते, आपके पास आएगी। रही बात ये कहा जाएगा और राजा साहब फरमाएंगे कि जी एतजाज साहब आपने तो रेफरेंस खत्म करवा दी थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ, किसी सुप्रीम कोर्ट से 13 जज थे। उस रेफरेंस के बारे में मैं 2 बातें मोटी मोटी बता दूं। एक मैंने साबित किया था 2 जून 2007 का ऑर्डर है और ये रिपोर्टेड है, 2 जून 2007 का ऑर्डर है, रिपोर्टेड है। उसमें मैंने साबित किया था कि रेफरेंस जो थी वो जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजी गई और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस को मुअत्तल करने का फैसला किया, तो वो रेफरेंस ना सदर ने पढ़ी थी, ना वजीर आजम ने पढ़ी थी, ना लॉ मिनिस्टर ने पढ़ी थी, ना अटॉर्नी जनरल ने पढ़ी थी, ना शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जो उनके वकील थे उन्होंने पढ़ी थी, इस वजह से मलिक मोहम्मद कयूम साहब उन्होंने पढ़ी थी, ना दीगर वकला जो सदर के थे किसी उनमें से एक ने नहीं पढ़ी थी, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन ने पढ़ी थी, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के किसी मेंबर ने पढ़ी थी। मुझे जब मैंने ये कहा कि मैं ये साबित करूंगा तो रमदे साहब बड़े हैरान हुए, कहने लगे ये कैसे आप साबित करेंगे? मैंने कहा 2 मिनट में साबित करूंगा। कहने लगे किस तरह? आपके सामने आदिल में आधे मिनट में साबित करूंगा। मैंने कहा जी आप पैरा नंबर 22 पे आ जाए जो रेफरेंस है जिस पे दस्तखत किए गए सदर ने भी और वजीर आजम ने भी। पैरा नंबर 32 पे आ जाए। पैरा नंबर 32 पे आए तो पैरा नंबर 32 पे लिखा था 32 का हिस्सा था 32, आगे लिखा था डिलीटेड और ब्लैंक था सारा पैरा। मैंने कहा अगर ये किसी ने पढ़ा होता तो कहता है ये तो ड्राफ्ट फॉर्म में है भाई, ये क्या ले आए हो मेरे सामने, ये तो 32 को निकालो, 33 पैराग्राफ को 32 करो, कंप्यूटर की एक क्लिक 2 क्लिक से हो जाएगा। मैंने कहा पैरा 36 देखे, पैरा 36 भी लिखा था 36 एंड डिलीटेड, उसके बाद वो नहीं था। फिर मैंने कहा इसके साथ 400 सफात पेश हुए हैं, 400 कागजात, एक कागज नहीं पढ़ा किसी ने। ये शरीफुद्दीन ने इन बेसिस के ऊपर आपने जो है वो रेफरेंस खारिज कराया था एतजाज साहब? कहने लगे वो कैसे साबित करते हैं जी। मैंने कहा एक सफाई मिसाल के तौर पे ले, पेज 164, पेज 164 एक पैम्फलेट था, पैम्फलेट जिस तरह के ये पैम्फलेट इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, उस पे लिखा हुआ था कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो फलां फलां है वो फलां 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 है और सिर्फ वही फलां 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 नहीं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज फलां 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 है और गालियां दी हुई थी। मैंने कहा इस किस्म के 50 कम से कम ऐसे दस्तावेजात हैं जिन पे इंसार किया हुआ है। ठीक सर, वक्त खत्म हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एतजाज अहसन साहब। जरा वक्त की कमी की वजह से मैं माजरत खाऊं, लेकिन आपने बताया कि वो रेफरेंस किस तरह खारिज करवाया गया था और उसका फर्क आप बता रहे थे। अब जरा जो दूसरा अहम मामला है उसकी तरफ थोड़ा ये डिस्कशन भी थोड़ी लंबी हो गई। नासिर हुसैन शाह साहब, दरताज गुल साहिबा मौजूद हैं। शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए, सिंध सीएम से ज़ाहिर मुलाकात नहीं हुई,
और वहां पर आकर उन्होंने बात की है 18वीं तरमीम के ऊपर भी। उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में ऐसी चीजें शामिल की गई हैं, वजीर आला के पास इतने इख्तियार हैं जो किसी आमिर के पास भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने मकामी हुकूमतों को इख्तियार जो है वो नहीं दिए हुए। ये क्या करके 18वीं तरमीम पे हम बहुत बात सुनते तो थे, लेकिन वजीर आज़म अपना माइंड बिल्कुल क्लियर बता के चले गए सिंध आकर कि असल मसला 18वीं तरमीम है जिसकी वजह से इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें उन्होंने कहा ऐसे हैं जिसकी वजह से इश्यूज हैं, फिर एनएफसी का भी मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत काबिल एहतराम है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन एक तो कोविड-19 जब से शुरू है उसके बाद पहली दफ़ा वो हमारे सूबे में आए और दीगर सूबों में वे जा चुके थे, लेकिन यहाँ आए, लेकिन उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से जो है वो मिलना उनके प्रोग्राम में नहीं था, और एक तरह से ये उनका निजी दौरा था, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब या गवर्नर साहब को नहीं कहा गया कि वो इनको रिसीव करें। हालांकि जब भी वो आते हैं तो प्लान आता है और चीफ मिनिस्टर साहब भी जाते हैं, गवर्नर साहब भी उनको रिसीव करने जाते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर तो उन्हें रिसीव करने ही नहीं गए, हालांकि असल हकीकत ये है कि उन्होंने मना कर दिया गया कि ना चीफ मिनिस्टर आए ना ही गवर्नर साहब आए। तो अच्छा। इस दफ़ा उन्हें गवर्नर साहब ने भी रिसीव नहीं किया। उनकी कुछ मसरूफियात थी, कुछ कारोबारी हजरात से उनकी मीटिंग थी, कुछ टीवी एंकर से, फिर वो अपने पार्टी के लोगों से मिले, एलाइज जो थे उनके एमक्यूएम या जीडीए, फिर वो लाड़काना के टूर पे गए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ नहीं आए। अच्छा, 18वीं तरमीम की बड़ी बात होती है। इस पे आप पहले कमेंट करें। आपके पास मैं जरताज साहब पे पहले जो आपने इनिशियल कमेंट किया उस पर थोड़ी सी बात कर लूं। जरताज साहब, वजीर आजम ने ठीक किया सीएम सिंध से ना मिलकर, और ये बताइएगा कि क्या जो अभी शाह साहब जिस तरह बात करें वो कहते हैं कि हम इसको सिंध गवर्नमेंट ये उनका सिंध का दौरा नहीं देख रही, वो उनका निजी दौरे के तौर पर देख रहे हैं कि वो किस तरीके से जिन लोगों से मुलाकातें की उनकी, उससे ये जाहिर होता है कि वो कोविड में सिंध गवर्नमेंट के पास, कराची में सिंध के पास नहीं आए, बल्कि अपनी जाती मसरूफियत पे आए। योर टेक ऑन। जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का कहीं पर भी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहीं पर भी जाएंगे, वो ऑफिशियल दौरा है, और ज़ाती नोयत का जब भी दौरा होता है वो डिक्लेयर करके होता है। तो इट वाज ऑफिशियल। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोविड-19 में ऑलरेडी भी, चूंकि वो फ्रंट से लीड करते हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत दलेर हैं, उनका पब्लिक में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली हिम, मैं कोई भी चीफ मिनिस्टर्स, कोई भी MPAs और कोई भी मिनिस्टर्स, फेडरल हों चाहे प्रोविंशियल हों, अवामी में नुमाइंदे हों, उन सबको इसलिए नज़र आना चाहिए कि अवाम का एतमाद भी बढ़ता है और उनका खौफ भी ख़त्म होता है। क्राइसिस में इस वक्त मुल्क लड़ रहा है और पूरी दुनिया भी लड़ रही है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए वहाँ पे, लाड़काना भी गए, सिंध भी गए। तो सीएम सिंध से ना मिलकर उन्होंने ठीक किया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, या जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं पर भी जा सकते हैं, उनका अपना पूरा मुल्क है। जहाँ तक सिंध के सीएम साहब की बात है, क्यों नहीं मिले? सीएम जो है, जी पूरा सुन लें, सिंध के जो सीएम है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कभी भी मिल सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी उनसे मिल सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। और NCOC में बल्कि कल भी उन सब की इकट्ठे मुलाकात हुई है। तमाम जब भी प्रोमिसेस की बारी आएगी, जब भी कोई नेशनल कॉज होता है, इशू होता है, इस्लामाबाद बड़े भाई का किरदार अदा करता है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो ऑन बोर्ड नहीं होता। तमाम फैसलों के अंदर NCOC में चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, तमाम सिंध के भी और तमाम प्रोविंसेस के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ और बोर्ड होते हैं। जो कलेक्टिव विजडम होती है उसके अंदर फैसले करते हैं। जहाँ तक मैंने कहीं पर सुना है वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तो रात को लेट गए, दूसरा जब CM साहब के बारे में पता चला, एक तो ये कि वो पोस्ट बजट एक मीटिंग कर रहे थे और फिर उसके बाद ऑलरेडी उन्होंने सिंध असेंबली के अंदर बजट को पेश करना था। तो मैं नहीं समझती कि देयर इज एनी डिस्टेंस, दे कैन टॉक टू ईच अदर। वो सिंध के एक कलेक्टेड जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये एक कलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हमेशा से प्रोविंसेस में अपने बारे में बात करनी होती है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर से बात करती है। सो आई डोंट नीड इसके बारे में कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा किया बुरा किया, ये कोई अच्छा बुरा वाले स्टेटमेंट तो है ही नहीं। दे कैन ऑलवेज मीट, और कल इशू कोई नहीं है, लेकिन वो मिले नहीं बस क्योंकि वो कहीं NCOC में मिल लेते हैं, तो इसलिए उन्हें जरूर नहीं समझा। सिंध में एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को शुरू करेंगे। ठीक, एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। शाह साहब, उन्होंने कहा कि NCOC में तो मुलाकात होती है, वो तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं।
जरताज साहिबा मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वो जैसे इसको समझें इसका मतलब, लेकिन बहुत उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे कोविड का ये जो रहा है इशू, उसमें दूसरे सूबों में गए, सिंध में नहीं आए, और फिर आए भी तो सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से नहीं मिले। तो इस पे ज़रूर सब लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और सीएम साहब ने अपना पूरा दिन एक इसीलिए रखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो वो उनको रिसीव भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, लेकिन कोई इंटीमेशन नहीं आई पीएम ऑफिस से या गवर्नर हाउस से सीएम साहब के लिए। दूसरी आपने बात की 18वीं तरमीम की, तो आपकी मीडिया पे ही, आपके रिकॉर्ड में भी हैं बहुत सारे क्लिप्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे और सिर्फ केपी की गवर्नमेंट थी पीटीआई के पास, उस वक्त तो 18वीं तरमीम की वो बड़ी तारीफ़ें करते थे, और वो मौजूद है, आप कहें तो मैं आपको वो भिजवा दूं, किसी दिन वो चलवा भी दीजिएगा। तो तब तो बहुत अच्छी लगती थी 18वीं तरमीम। अब क्या हो गया है कि जब वो फेडरल गवर्नमेंट में आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वही 18वीं तरमीम, वही एनएफसी जो पहले जिसकी तारीफ़ें किया करते थे, अब उनको अच्छा नहीं लगने लगा। तो ये बात हम 18वीं तरमीम पर बात करना चाहते हैं। ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि जो उसमें अभी तक उसका पूरी उसकी रूह पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ, वो अमल होना चाहिए। मजीद बेहतरी आनी चाहिए उस लिहाज से। ठीक। जरताज गुल साहब, वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम की माजी में खान साहब तारीफें करते थे, अब जो है वो उन्हें बुरी लगने लगी है, और वो कहते हैं हम तो चाहते हैं मजीद लेटर एंड स्पिरिट में उसमें अमल हो, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जिसकी वजह से सूबों को बहुत इख्तियार मिल गया है, वज़राए आला बहुत बाइख्तियार, और एनएफसी पे भी जाहिर है उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस शो की हैं खान साहब ने। मेरे पास जो टोटल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो